28 अप्रैल 1988 स्वर्ग में एक खूबसूरत दिन था। हवाई का सूरज तेज चमक रहा था और आसमान एक शानदार अंतहीन नीला था। सच कहूं तो यह ऐसा दिन था जो आपको जिंदा महसूस कराता है। हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जमीन पर लोग उत्साहित थे। वे अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 में सवार हो रहे थे। यह बस एक छोटी सी फ्लाइट थी, जानते हैं, होनोलुलु के लिए एक छोटी सी उड़ान। 88 यात्रियों में से कई लोकल थे जो इन आइलैंड हॉपिंग ट्रिप्स के पूरी तरह आदी थे। बाकी टूरिस्ट थे जिनके दिमाग में रेतीले समुद्र तट और गर्म समुद्री लहरें थीं। वे अपनी सीटों पर बैठ गए, बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए। माहौल हल्का और खुशनुमा था। किसी को नहीं पता था कि उनकी यह साधारण सी उड़ान जल्द ही जिंदा रहने के लिए एक बेताब लड़ाई बन जाएगी। फ्लाइट क्रू अनुभवी था और एक और रूटीन ट्रिप के लिए तैयार था। कैप्टन रॉबर्ट शोर्नस्टीमर एक अनुभवी पायलट कमांड में थे। उनकी फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस थीं, एक सक्षम और शांत को पायलट। केबिन में 3 फ्लाइट अटेंडेंट टेकोनफ के लिए तैयार थीं। वे थीं क्लैर बेल्सी, बी लांसिंग, मिशेल होंडा और जेन सैटो टोमिटा। उन्होंने यात्रियों का गर्मजोशी से मुस्कुराकर स्वागत किया। उनके काम अभ्यास किए हुए और प्रोफेशनल थे। उन्होंने सेफ्टी चेक किए जैसे उन्होंने 1000 बार पहले किए थे। बोइंग 737, जिसका उपनाम क्वीन लिली ओकलानी था, अलोहा फ्लीट का एक वर्कहॉर्स था। इसने ऐसी ही अनगिनत उड़ानें भरी थीं जो खूबसूरत हवाई द्वीपों को जोड़ती थीं। यह दिन भी अलग नहीं लगा। यह बस एक और काम था, सूरज के नीचे एक और उड़ान। प्लेन ने सुचारू रूप से उड़ान भरी, साफ आसमान में ऊंचाई पर चढ़ गया। नीचे हरे भरे द्वीप और चमकता प्रशांत महासागर एक शानदार नक्शा बन गए। यात्रियों ने खिड़कियों से बाहर देखा, अविश्वसनीय नजारों का आनंद ले रहे थे। सीट बेल्ट साइन बंद कर दिया गया और फ्लाइट अटेंडेंट ने ड्रिंक सर्विस शुरू कर दी। बी लांसिंग गलियारे में 5वीं पंक्ति के पास यात्रियों को रिफ्रेशमेंट दे रही थीं। वह एक अनुभवी फ्लाइट अटेंडेंट थीं जिन्होंने अलोहा एयरलाइंस के लिए 37 साल तक काम किया था और अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थीं। माहौल शांत था। लोग किताबें पढ़ रहे थे, धीरे धीरे बातें कर रहे थे या बस बादलों के ऊपर होने के सुकून का आनंद ले रहे थे। सब कुछ पूरी तरह से बिल्कुल नॉर्मल था। वे एक भयानक मोड़ से बस कुछ ही मिनट दूर थे। विमान 24,000 फीट की अपनी क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच गया। यह 4 मील से भी ऊपर है। इस ऊंचाई पर बाहर की हवा पतली और बर्फीली ठंडी होती है। हालांकि केबिन के अंदर सब कुछ आरामदायक और प्रेशराइज्ड था। यात्री अपनी धातु की ट्यूब में सुरक्षित थे, सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से आसमान में उड़ रहे थे। यात्रा बिल्कुल योजना के अनुसार आगे बढ़ रही थी। आसमान में एक साधारण कम्यूट, लेकिन पुराने हवाई जहाज की संरचना के अंदर गहराई में एक छिपा हुआ खतरा इंतजार कर रहा था। हवाई की नमकीन आर्द्र हवा में वर्षों की उड़ान ने अपना असर दिखाया था। छोटी छोटी दरारें जो आंखों को दिखाई नहीं देती थीं, प्लेन की धातु की बाहरी परत में बढ़ रही थीं। एक भयावह विफलता होने वाली थी। अचानक केबिन में एक जोरदार धमाका गूंजा। यह कोई पॉप नहीं था, बल्कि एक गहरी विस्फोटक आवाज थी जिसने पूरे प्लेन को हिला दिया। एक पल के लिए हर कोई उलझन में जम गया, फिर अराजकता फैल गई। फ्यूजलाज का 18 फुट का हिस्सा कॉकपिट के दरवाजे से पंखों तक प्लेन की छत और किनारे अविश्वसनीय बल के साथ फट गया। केबिन तुरंत डिप्रेशराइज हो गया। एक तेज हवा, ठंडी और भयानक, विमान से होकर गुजरी। यह ऐसा था जैसे एक टिन के डिब्बे के अंदर तूफान आ गया हो। ढीली चीजें, कागज, बैग और यहां तक कि केबिन के अंदरूनी हिस्से के टुकड़े भी खुले आसमान में खींच गए। शांत उड़ान पलक झपकते ही एक भयानक दुःस्वप्न में बदल गई थी। प्लेन के अंदर का नजारा पूरी तरह से डरावना था। जो यात्री कुछ पल पहले आराम कर रहे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी सीटों से चिपके हुए थे। वे 24,000 फीट की ऊंचाई पर तत्वों के संपर्क में थे। हवा 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उनके पास से गुजर रही थी, जिससे बाहर कर देने वाली गर्जना के अलावा कुछ भी सुनना नामुमकिन था। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि किसी के पकड़ने से पहले ही उनमें से कई फट गए। फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा जमीन पर गिर गई। उनका शरीर चोटिल और जख्मी था। वह गलियारे में रेंगती रही, यात्रियों के पैरों को पकड़े हुए ताकि बाहर न खींच जाएं। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प और डर का एक नकाब था। फ्लाइट अटेंडेंट जेन सातो टोमिता भी जोर से केबिन के फर्श पर गिर गईं। उन्हें गंभीर सिर की चोट लगी। अपने दर्द के बावजूद
उन्होंने यात्रियों पर ध्यान दिया। उन्होंने उनका डर देखा और जाना कि उन्हें मजबूत रहना होगा। उन्होंने निर्देश चिल्लाए, लोगों को शांत करने की कोशिश की, भले ही हवा उनके शब्दों को छीन रही थी। यात्री सदमे में थे, कई उड़ते हुए मलबे से घायल हो गए थे। उन्होंने ऊपर देखा और केवल नीला आसमान देखा जहां छत होनी चाहिए थी। यह एक असली और डरा देने वाला नजारा था। उनकी जिंदगी अब एक धागे पर लटकी हुई थी, जो उनके नीचे के फर्श की मजबूती और कॉकपिट में पायलटों के कौशल पर निर्भर थी। दुखद रूप से फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरबेल लांसिंग गलियारे में खड़ी थी जब छत उड़ गई। वह पल भर में विमान से बाहर निकल गई। उनके सहयोगी और यात्री केवल डरावनी नजर से देख सकते थे, उन्हें बचाने में असमर्थ थे। यह एक पहले से ही भयावह स्थिति के बीच एक विनाशकारी नुकसान था। जिन यात्रियों ने इसे होते देखा वे सन्न रह गए। उनके खतरे की वास्तविकता उन पर पूरी तरह से हावी हो गई। वे एक परिवर्तनीय हवाई जहाज में उड़ रहे थे, ऊपरी वायुमंडल की कच्ची निर्दयी शक्ति के संपर्क में थे। अगले कुछ मिनट तय करेंगे कि इस हवाई आपदा में कोई और बचेगा या नहीं। कॉकपिट में कैप्टन शोर्न स्टीमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस विस्फोटक डिकम्प्रेशन से अपनी सीटों पर पीछे की ओर धकेल दिए गए। कॉकपिट का दरवाजा उड़ गया था और वे अपने पीछे की अराजकता और नीले आसमान को देख सकते थे। शोर अविश्वसनीय था। वे एक दूसरे को बोलते हुए नहीं सुन पा रहे थे। उन्हें संवाद करने के लिए हाथ के संकेतों पर निर्भर रहना पड़ा। उनका प्रशिक्षण तुरंत शुरू हो गया, सर्वाइवल मोड। वे जानते थे कि उन्हें तुरंत विमान को कम ऊंचाई पर लाना होगा, जहां सांस लेने योग्य हवा थी, और उन्हें यह तेजी से करना होगा। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था और किसी भी पल टूट सकता था। मौत के खिलाफ इस दौड़ में हर सेकंड मायने रखता था। फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्पकिंस ने विमान का नियंत्रण संभाला। घटना के समय वही विमान उड़ा रही थी। भयानक स्थिति के बावजूद उन्होंने शांत दिमाग रखा। विमान जोर से हिल रहा था और पलटना चाहता था। इसे नियंत्रित करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। उन्होंने नियंत्रणों के साथ संघर्ष किया। उनके हाथ स्थिर थे, उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित था। कैप्टन शोर्न स्टीमर ने तुरंत एक आपातकालीन वंश शुरू किया। विमान को एक तीव्र नियंत्रित गोता में धकेल दिया। उन्हें जितनी जल्दी हो सके 10,000 फीट से नीचे उतरना था। बोर्ड पर मौजूद हर किसी की जान उनके कंधों पर टिकी थी। उनका टीम वर्क त्रुटिहीन था, वर्षों के प्रशिक्षण से सीखे गए विशेषज्ञता का एक मौन नृत्य। उन्हें उतरने के लिए एक जगह ढूंढनी थी और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट माउई द्वीप पर था। कैप्टन शोर्न स्टीमर ने एक आपातकाल घोषित किया और काहुलुई एयरपोर्ट टावर से संपर्क किया। उन्होंने शांति से अपनी गंभीर स्थिति बताई, तेज डिकम्प्रेशन, बड़ी संरचनात्मक विफलता और तत्काल आपातकालीन लैंडिंग की आवश्यकता। जमीन पर आपातकालीन दल हरकत में आ गए, सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रहे थे। किसी को भी नुकसान की पूरी सीमा नहीं पता थी। किसी को नहीं पता था कि इस स्थिति में एक विमान उतर भी सकता है या नहीं। पायलटों के लिए चुनौती बहुत बड़ी थी। उन्हें लैंडिंग के लिए विमान को धीमा करना था, बिना उसकी कमजोर संरचना पर और तनाव डाले। जैसे ही वे रनवे के पास पहुंचे, पायलटों को अपनी अंतिम सबसे कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा। लैंडिंग गियर नीचे हुए, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि नोज गियर अपनी जगह पर लॉक था या नहीं। उन्हें जानने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें क्षतिग्रस्त अस्थिर विमान को सामान्य से बहुत अधिक गति से उतारना पड़ा। मिमी टॉम्पकिंस ने कुशलता से क्षतिग्रस्त विमान को रनवे की ओर निर्देशित किया। उनकी लैंडिंग परफेक्ट होनी थी। एक हार्ड लैंडिंग से विमान पूरी तरह से टूट सकता था। अविश्वसनीय सटीकता के साथ उन्होंने बोइंग 737 को नीचे उतारा। ये रनवे पर छुआ, एक बार उछला और फिर रुक गया। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने एक ऐसे विमान को उतारा था जिसे उड़ना नहीं चाहिए था। काहुलुई एयरपोर्ट के रनवे पर नजारा अविश्वास का था। यात्री चोटिल और भयभीत, तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों में फूट पड़े। वे बच गए थे। उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और एक दूसरे को प्लेन से उतरने में मदद की। भारी राहत के साथ ठोस जमीन पर कदम रखा। आपातकालीन दल जो देखा उससे चकित रह गए। प्लेन का ऊपरी आधा हिस्सा बस गायब था। यह एक चमत्कार था कि यह जुड़ा रहा था। बोर्ड पर मौजूद 95 लोगों में से 65 घायल हुए थे, उनमें से 8 गंभीर रूप से। लेकिन सभी बाधाओं के बावजूद हर एक यात्री और 2 फ्लाइट अटेंडेंट 13 मिनट के संकट से बच गए थे। बचने की खुशी एक जान के नुकसान के गहरे दुख के साथ मिली जुली थी। उस दिन की हीरो फ्लाइट अटेंडेंट क्लैर बेल्सी,
बी लांसिंग कभी नहीं मिली। उनका बलिदान उस अत्यधिक खतरे की एक दुखद याद दिलाता था जिसका सामना सभी ने किया था। पायलट कैप्टन शोर्नस्टीमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस को हीरो के रूप में सराहा गया। उनके अविश्वसनीय कौशल, शांत सोच और बहादुरी ने 14 लोगों की जान बचाई। जीवित बची फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा और जेन सातो टोमिता को भी अपनी गंभीर चोटों के बावजूद यात्रियों की मदद करने में उनकी हिम्मत के लिए सराहा गया। फ्लाइट 243 की कहानी असंभव बाधाओं के खिलाफ जीवित रहने की एक कहानी बन गई, आपदा के सामने मानवीय भावना की शक्ति का एक प्रमाण। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड या एनटीएसबी के जांचकर्ताओं ने यह पता लगाने का मुश्किल काम शुरू किया कि क्या गलत हुआ था। उन्होंने पाया कि इसका कारण मेटल फटीग था। हवाई जहाज 19 साल पुराना था और उसने लगभग 90,000 उड़ानें भरी थीं, जिनमें से ज्यादातर हवाई की नमकीन संक्षारक हवा में छोटी उड़ानें थीं। इस वातावरण के कारण प्लेन की धातु की बाहरी परत की रिवेट लाइनों के साथ छोटी दरारें बन गईं। उस समय की रखरखाव प्रक्रियाएं इस प्रकार के व्यापक नुकसान, जिसे मल्टी साइट फटीग के नाम से जाना जाता है, का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। पुराना विमान हजारों दबाव चक्रों से कमजोर होकर अंततः तनाव में टूट गया था। यह एक भयावह विफलता थी जो होने वाली थी। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 की त्रासदी पूरे एयरक्राफ्टन उद्योग के लिए एक शक्तिशाली वेकअप कॉल बन गई। जांच के कारण विमान रखरखाव और निरीक्षण प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव हुए। नए नियम बनाए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुराने एयरक्राफ्टों की मेटल फटीग और जंग के लिए अधिक गहनता से जांच की जाए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या एफएए ने नेशनल एजिंग एयरक्राफ्ट रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि विमान समय के साथ कैसे खराब होते हैं। उस भयानक दिन से सीखे गए सबक और सीख। बी लांसिंग के बलिदान के कारण हवा